क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं संधि कहते हैं, समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं। तो प्यारे साथी, आपको ध्यान रखना है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जब भी कभी दो वर्णों की बात की जाए तो वहां पर आपको क्या लगाना है? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहना है? संधि कहना है। अगर कहा जाए दो शब्दों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, तो आप लगाओगे समास। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है कि संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार के होते हैं? एक, दो, तीन या चार। तो प्यारे साथी, आपको पता होगा कि संधि के तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपको पता है, एक स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, और तीसरी कौन सी होती है? विसर्ग संधि होती है। इस तरीके से आपको तैयार करना है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। तो तीनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। स्वर संधि के भी आपको पता होंगे, 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। आपको बताना है जो शब्द है कपीस, इसमें बताना है कि कौन सी संधि है। तो कपीस को अगर आप संधि विच्छेद करते हैं, कप प्लस ईस हो जाएगा कपीस। तो यहाँ पर आप देखो कि इसमें छोटी ई की पाई लगी है, यानी लघु ई है, इसमें दीर्घ ई है। अगर ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? दीर्घ बना देते हैं। जब भी लघु या दीर्घ हो, या दीर्घ या लघु हो, जब मिलकर दीर्घ बनाते हैं तो वहां पर कौन सी संधि होती है? तो आप कहोगे सर दीर्घ संधि होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सबसे पहले संधि को क्या करना है? पहचान करने के लिए उसका संधि विच्छेद करना आना चाहिए। संधि विच्छेद में क्या है कि आपको देखना है कि किसी जे ये वाला पहला पद है, इसका अंतिम देख लो मात्रा कौन सी है, और इसमें दूसरे पद में पहली मात्रा देख लो क्या है। अगर इसमें दीर्घ बन रही है तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? आपको ये बताना है कि इनमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। जैसे संयोग है, मनोहर है, नमस्कार है या पवन है। तो यहाँ पर आप देखोगे स्वर संधि के उदाहरण। स्वर संधि के आपको मैंने बताए थे 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। जिसमें स्वर संधि का उदाहरण है पवन। पवन में आपको पता है अयादि स्वर संधि है। कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि है। आपको स्वर संधि के भेद याद रखने हैं। जैसे दीर्घ स्वर संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है, वृद्धि वृद्धि होती है, यण स्वर संधि होती है, अयादि स्वर संधि होती है, अयादि। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पांचों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। आपको बताना है कि जो अवनत शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए, अवनत है, नत है, आ है, अब है या अवन है। तो यहाँ पर अवनत जो शब्द लिखा है इसमें उपसर्ग ढूंढना है। तो देखो, अवनत में अगर उपसर्ग की बात करें तो ये अगर आप इसको सही तरीके से शब्द विच्छेद करोगे तो अब प्लस नत हो जाएगा। अब देखो ये क्या है? उपसर्ग के रूप में कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर उपसर्ग आपसे पूछा गया है, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब क्या है? उपसर्ग है। तो इस तरीके से आपको ऐसे ही क्वेश्चन तैयार करते चलना है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगले क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर भेज दीजिए। अगला क्वेश्चन है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। आपको बताना है इस शब्द में जो सावधानी शब्द लिखा है इसमें प्रत्यय क्या है। देखो, अगर आप इसका सही शब्द विच्छेद करते हैं, जैसे सावधान, आपने पढ़ा होगा सावधान प्लस बड़ी ई मात्रा लगा देते हैं तो सावधानी हो जाएगा। अगर इसमें दीर्घ मात्रा लगा देते हैं, जैसे सावधानी है, सावधान से सावधानी बन जाता है। क्या बन जाता है? सावधानी। ई की मात्रा लगा देते हैं, सावधानी बन जाता है। तो इसमें ई क्या है? प्रत्यय के रूप में कार्य कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। क्वेश्चन को अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, जैसे सावधान प्लस ई लगा देंगे, सावधानी हो जाएगा। जो ई है वो प्रत्यय के रूप में कार्य कर रहा है। प्रत्यय क्या होता है? शब्द के अंत में लगता है, और उपसर्ग क्या होता है? शब्द से पहले शुरू होता है। यानी सफिक्स और प्रीफिक्स आपको ध्यान रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। आपको बताना है कि समास जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संक्षेप होता है, विस्तार होता है, विग्रह होता है या विच्छेद होता है।
तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, कोई बहुत बड़ी बात को छोटा सा कर देना, उसे कहते हैं समास यानी संक्षेप। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है देवासुर में कौन सा समास है। अगर इसका सही शब्द विच्छेद करते हैं देव डैश असुर, अगर ऐसे लगा देते हैं तो देवासुर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो देव अपने आप में प्रधान है, असुर भी अपने आप में, देव देवताओं के लिए कहा गया है, असुर क्या कहा गया है, राक्षस राक्षस कुल के लिए। यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह भी है। हम कह सकते हैं जब भी दो पद अपने आप में प्रधान हो और साथ में योजक चिन्ह भी लगा हो तो आपको वहां पर कौन सा समास लगेगा, तो वहां पर आप कह सकते हो सर द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। समास के भेद आपको पता होने चाहिए, कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है देवासुर में कौन सा समास है, तो आप बताओगे सर द्वंद्व समास है। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में देवासुर में तत्पुरुष समास लगा देंगे, जो गलत है। अब क्वेश्चन को ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको डी ही देना है। देव अपने आप में प्रधान पद है, असुर अपने आप में, इसका आप सही शब्द विच्छेद करोगे तो आपका देव प्लस देव डैश असुर बन जाएगा। तो हम देव कह सकते हैं अपने आप में प्रधान है और असुर भी प्रधान है, इसीलिए इसमें कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देशांतर में कौन सा समास है, दो देशों के बीच अंतर, उसी को कहते हैं देशांतर। तो देशांतर में प्यारे साथी कौन सा समास है, तो आप कहोगे सर तत्पुरुष समास है। यानी आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है और डी वाला गलत है। आपका आंसर कौन सा आएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस्मत जो शब्द है किस भाषा का शब्द है। आपसे पूछा गया है जो किस्मत शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे अरबी है, फारसी है, पुर्तगाली है और जापानी भाषा है। तो किस्मत जो शब्द है प्यारे साथी आपको ध्यान रखना है कि अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। किस्मत किस भाषा का शब्द है, तो प्यारे साथी आपको ध्यान रखना है अरबी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कह रहा है कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है। ये रिक्शा आपको बताना है किस भाषा का शब्द है, यानी हम इसे किस भाषा के से प्रयोग में लाते हैं। अरबी है, फारसी है, पुर्तगाली है या जापानी है। तो देखो रिक्शा की बात की जाए तो ये प्यारे साथी जापानी भाषा का शब्द है, यानी ये जापानी भाषा है। तो जापानी भाषा का शब्द कौन सा है, रिक्शा है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपने क्वेश्चन किए हैं और सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे हैं, पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक करो, चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लास्ट में कमेंट में बताना आज आपने कितने टोटल क्वेश्चन सही किए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि चेहरा किस भाषा का शब्द है। आपको ये बताना है कि जो चेहरा शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, अरबी है, फारसी है, पुर्तगाली है या जापानी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे चेहरा की बात करें तो ये चेहरा है, ये फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। जैसे अक्षर है, कर्पूर है, जन्म है या पूत है। तो यहाँ पर अगर तत्सम की बात करें जो संस्कृत की भाषा में बोले जाते थे वैसे ही आज भी प्रयोग में लाए जाते हैं, उसे कहते हैं तत्सम शब्द। तो देखो अक्षर तत्सम शब्द है, कर्पूर तत्सम शब्द है, जन्म भी तत्सम शब्द है, पुत्र पूत है जो पुत्र से बना है। यानी यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये तद्भव शब्द है, कैसा है, तद्भव, ये तद्भव शब्द है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। आंख है, उल्लू है, घर है, ग्रंथि है। तो इन चीजों को अगर आप देखोगे तो इसमें तद्भव शब्द नहीं है। देखो आंख भी तद्भव शब्द है, उल्लू भी है और घर भी है, लेकिन ग्रंथि नहीं है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। आपको बताने की कौन सा ऐसा सर्वनाम है जो संबंध को बताता है। जैसे कोई है, कौन है, जो है या वह है। तो इनमें से अगर आप बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की तो इसमें जो संबंधवाचक सर्वनाम है यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। आपसे पूछा गया है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं।
विशेषण कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, क्रिया कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो इन चीजों को अगर आप देखोगे, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है जो गंगा है ये पर्यायवाची नहीं है। कौन सा पर्यायवाची नहीं है गंगा का? भागीरथी है, मंदाकिनी है, भानुजा है, नदीश्वर है। तो यहाँ पर अगर आप देखें गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो देखो गंगा का पर्यायवाची आपने भागीरथी भी पढ़ा होगा, मंदाकिनी भी पढ़ा होगा, नदीश्वर भी पढ़ा है, लेकिन भानुजा नहीं पढ़ा होगा। भानुजा किसका है पर्यायवाची? आप कहोगे सर यमुना का है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको बताना है कि वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चपला, हवा, समीर या मारुत। तो देखो बात करते हैं हवा, देखो वायु का पर्यायवाची शब्द है, समीर भी, मारुत भी, लेकिन चपला जो है ये विद्युत का पर्यायवाची है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें आपसे पूछा गया है कि वायु का पर्यायवाची नहीं है, तो पर्यायवाची नहीं है तो वो है चपला। चपला वायु का पर्यायवाची नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आसमान से बातें करना का अर्थ है। आपको बताना है कि आसमान से बातें करने का अर्थ क्या है? पागल हो जाना, तेज दौड़ना, बहुत ऊंचा, बहुत परिश्रम करना। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं कि आसमान से बातें करना, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बहुत। पागल हो जाना गलत है, तेज दौड़ना गलत है, बहुत परिश्रम करना गलत है, बहुत ऊंचा। आसमान से बातें करने का मतलब है बहुत ऊंचा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है सफेद झूठ का अर्थ है। आपको बताना है कि सफेद झूठ का अर्थ क्या है? सच होना, पूर्णतः असत्य, अभिमान या शिष्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है, इसीलिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है? कमेंट कर देना है, कमेंट में भेज देना है। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये कमेंट में जरूर एक बार भेज दीजिए। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर से लाएंगे कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।